प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है फिजिक्स पढ़ने की इस मुहिम में। मैं BS यादव आपका स्वागत करता हूं सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत विभव, और आज उसके लास्ट क्लास है। जी हाँ, आज उसके लास्ट क्लास है। कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको। कुछ बच्चों ने आंसर्स भी भेजे, लेकिन बड़ा दुख हुआ मेरे को कि वो आंसर्स गलत थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं था उसके अंदर। कुछ बच्चों ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, डायरेक्टली जो जितना मैंने बताया उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। पर कुछ सोचना भी पड़ता है। आओ देखते हैं क्या था क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने था कि एक वर्ग था जिसकी भुजा थी a, एक वर्ग था जिसकी भुजा थी a, यानी ये प्रत्येक भुजा हो गई ये a, और उसके प्रत्येक कोने पर हमने q आवेश को रखा था। कितने आवेश को रखा था बच्चों? q आवेश को रखा था। यदि मैं इस कोने को नाम दूं a, इसको दूं मैं b, इसको दूं c, यहाँ पे दूं d, तो हमें पता चला कि a बिंदु पर भी q आवेश है, b बिंदु पर भी q आवेश है, c बिंदु पर भी q आवेश है और d पर भी q है। बच्चों, जब a b c d सभी पे q आवेश है तो प्रत्येक के बीच में दूरी भी कितनी है? a। लेकिन ध्यान से समझे, यदि हम ऐसे देखते हैं तो कुछ बच्चों का आंसर मेरे पास आया कि u इक्वल्स टू होगा सर इसके और इसको गुणा कर दो k q अपॉन बीच की दूरी a, ऐसा आया। फिर उन्होंने कहा सर इसको और उसको गुणा कर दो k q अपॉन a प्लस k q अपॉन a, इसके और इसके लिए, ऐसे इसके और इसके लिए। तो बस वो बच्चे कुछ यहां तक ही करके उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, जीरो भी आएगा शुरू में, जीरो प्लस, तो जीरो मैंने जोड़ा नहीं। कुछ बच्चों ने केवल इतना ही करके छोड़ दिया। कुछ ने q1 q2 भी लिया कि यहाँ पे q1 रख दिया, q2 रख दिया, q3 रख दिया, q4 भी रख दिया, 1 2 लगा दिया, 2 3 लगा दिया, 4 3 या 3 4 लगा दिया, 1 4 लगा दिया। उसमें ज्यादा इश्यू नहीं किया उन्होंने। 1 2 लगाया तो यहाँ पे आ गया 1 2, 2 3 लगाया तो 2 3, 1 3 1 3, जो भी है जिस तरह से लगाया उसी तरह उन्होंने बताया। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं होने वाला था। आप इसे ध्यान से समझें, प्रत्येक पर आवेश है हमारे पास में q। तो अब मैं इसको जरा डिटेल में बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझते हैं। बच्चों, कल की तरह मैंने कहा था जो चीज सीखनी है उसे बड़े ईमानदारी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ में एक एक चीज को समझना चाहिए। सबसे पहले मैं मानता हूं कि जो d बिंदु है, d बिंदु पर मैं आवेश लेके आया अनंत से। कितना आवेश लेके आया? q। तो d बिंदु तक आवेश लाने में कार्य कितना किया गया? WD, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। जी हाँ, उसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि इसके आसपास पहले से कोई आवेश नहीं था। अब ध्यान से समझो। इसी प्रकार मैं थोड़ी देर बाद में C बिंदु पर एक आवेश लेके आया Q। बच्चों, क्या C बिंदु पर आवेश को लाने में कार्य कितना किया जाएगा? WC, है या ना? जब WC कार्य किया गया तो क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? जी नहीं। कितनी होगी? क्योंकि ये इसके विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पे इसके बीच का विस्थापन कितना दिया हमने? ठीक है, तो इसके विरुद्ध आने में कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य मैंने कल समझाया था कितना होता है? k q पहले का, दूसरे का q अपॉन बीच की दूरी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्या और कोई कार्य होगा WC पे? नहीं, क्योंकि एक ही आवेश था तो कार्य भी होगा एक। आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे कदमों से। मैं नेक्स्ट में लेके आया A बिंदु पर आवेश को। A बिंदु पर लेकर के आया तो ध्यान से समझें, जब तुम A बिंदु वाले आवेश को लेके आओगे तो तुम्हारे पास कार्य करना पड़ेगा WA। कितना कार्य करना पड़ेगा? WA। ये WA कार्य किस किस के विरुद्ध करना पड़ेगा? ध्यान से समझो। ये A बिंदु वाला आवेश D बिंदु वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र में भी उपस्थित है और C वाले विद्युत क्षेत्र में भी उपस्थित है।
यानी कहीं ना कहीं WC पे हमें दो आवेशों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से WA पे दो आवेशों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से दो आवेश मौजूद हैं। कौन कौन से? एक तो D पर और एक C पर। जी हाँ, एक D पर और एक C पर। जब D पर और C पर आवेश मौजूद है तो D के सापेक्ष तो यदि मैं इसकी दूरी देखूं तो कितनी हो गई A, लेकिन यदि मैं C के सापेक्ष दूरी देखूं तो दूरी आएगी बच्चों ये वाली। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो लेते हैं हम, ये वाली दूरी। तो अब तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, ये A तो इसकी वैल्यू आएगी √2a। कैसे आएगी? पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आ जाएगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप निकाल लेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो इसके और इसके बीच में इसके इस आवेश के कारण से स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास, किया गया कार्य हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r प्लस k इसके और इसके बीच में कितने हो जाएगी k q1 q2 अपॉन r। यहां तक की बात बिल्कुल आसान थी, यहां तक की बात बिल्कुल आसान थी। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी। हाँ, दिमाग में, ठीक है, यहां में एक बात आ रही होगी क्या, कि बी बिंदु पर किया गया कार्य कितना होगा। तो जब मैं बी बिंदु के आवेश को लेके आऊंगा तो ध्यान से समझो, बी बिंदु पर लाने के लिए पहले से कितने आवेश मौजूद हैं? 3। तो कार्य भी तीनों आवेश के खिलाफ करना पड़ेगा, तो कार्य में कहीं ना कहीं 3 टर्म्स आएंगी। क्यों ए पे लेके आए 2 थे तो 2 टर्म्स आ गई, सी पे लेके आए पहले से 1 था तो 1 टर्म आ गई, डी पे पहले शुरू में लेके आए थे कोई आवेश नहीं था पहले से तो 0, कोई टर्म नहीं है। ठीक है, यदि मैं बात करूं WB की, जरा ध्यान से समझे, जब मैं इस आवेश को लेके आता हूं तो पहला तो इसके खिलाफ कार्य करना पड़ेगा, बीच की दूरी कितनी a। ठीक है, दूसरा इसके खिलाफ कार्य करना पड़ेगा, बीच की दूरी कितनी a। तो 2 टर्म तो ये आ जाएंगी क्या, KQQ अपॉन a प्लस KQQ अपॉन a। प्लस में कितने टर्म आएंगी? अरे कितनी? 3। तीसरी किसके? पहले से एक आवेश भी मौजूद था, तो इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? √2। कितनी होगी? √2a। तो आया KQQ अपॉन √2a। दैट्स ऑल। W या स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो हमारे पास कुल कार्य के बराबर होगी, और इसे हम लिख सकते हैं WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। ऐसे एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, आप उसे करके देखें, इनकी वैल्यूज को रखें। क्या हो गया? इसको तो मैं लिख सकता हूँ KQ² अपॉन a, इसको मैं लिख सकता हूँ KQ² अपॉन a प्लस KQ² अपॉन √2a। ऐसे इसको लिख सकता हूँ KQ² अपॉन a, KQ² अपॉन a, KQ² अपॉन √2। इसको मैं कंबाइंड रूप में लिख सकता हूँ 2KQ² अपॉन a प्लस KQ² अपॉन √2a। ठीक है बच्चों, जब इन्हें अब सबको जोड़ेंगे तो इसमें ध्यान से देखिए, KQ² एक बार, KQ² 2 बार, KQ² 2 बार, 2 और 2 4, तो आएगा 4KQ² प्लस में √2a वाली टर्म आएगी कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। कितने हो गए? 2 बार, तो आएगा 2KQ² अपॉन √2a। काटोगे तो आ जाएगा √2। आप इसे सोल्व कर लें, इस टर्म में हमारी स्थिति जुड़ जाएगी u। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, फिर हम हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, यदि आपके भेजे में कुछ आया हो तो। देखिए भी एक बार देखिए इसको। हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इस प्रकार है। टॉपिक है बच्चों हमारे पास विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया
कार्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हाँ आ रहा है इसमें। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक के अनुसार चलते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमें एक द्विध्रुव लेके आना है और उसको घुमाने के लिए, मान लो विद्युत क्षेत्र है उसमें द्विध्रुव तुम लेके आए, उसको तुम घुमाना चाहते हो तो तुम्हें घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा वो चेक करना है, कितना कार्य करना पड़ेगा वो चेक करना है। आओ बच्चों देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक विद्युत क्षेत्र बनाया। क्या बनाया? एक विद्युत क्षेत्र बनाया। इस विद्युत क्षेत्र को मैंने दर्शाया किससे? ई सदिश। किससे दर्शाया? ई सदिश। ठीक है बच्चों ध्यान से समझना, जब मैं किसी विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को इस तरह से ला करके रखूं, इस तरह से ला करके रखूं तो यहाँ पे तो मान लो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। द्विध्रुव ये होता है जिसके दोनों आवेशों का परिमाण तो क्या होता है? समान, लेकिन प्रकृति क्या होती है बच्चों? विपरीत होती है। तो जब मैं इस पे रखता हूं, इस तरह से रखता हूं, तो हमने जाना था पहले चैप्टर में कि जब द्विध्रुव को इस तरह से रखते हैं तो उस पर एक बलागुण टो काम करता है, बलागुण टो काम करता है। और इस बलागुण के कारण यहाँ पर आता है माइनस प्लस का क्यू ई बल, इस पर इधर आता है माइनस क्यू ई बल। याद करो जरा उस कुर्बानी को। ठीक है तो ये बलागुण कार्य करता है और इस बलागुण के कारण से ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में आकर के संरेखित हो जाएगा। इस बलागुण के कारण से ये घूम करके वापस आ जाएगा इस दिशा में। तो आप किसी द्विध्रुव को चाहे किसी भी स्थिति से लेकर के आओ, आपने उसको रख दिया ऐसे, तो यदि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है माइनस क्यू है तो ये अपने आप थोड़ी देर में संरेखित हो जाएगा कुछ इस तरह से। ऐसा मैंने नोट्स में लैंग्वेज में लिख दिया है, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि जब किसी द्विध्रुव को तुम लाकर के विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो यहाँ प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश, विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ ये संरेखित करने की कोशिश करेगा इस तरह से और ये संरेखित हो जाएगा कुछ समय बाद, ये संरेखित हो जाएगा कुछ समय बाद अपने आप इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये संरेखित हो गया इस तरह से, तो मैंने इसकी पहली कंडीशन को रिमूव कर दिया। ठीक है यदि मैं डायरेक्ट ऐसा बताता तो कई बच्चों के दिमाग में आता कि सर ये इस तरह से क्यों नहीं था, वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, द्विध्रुव का नाम है ए बी, मूल बिंदु है। ठीक है या तो कोई दिक्कत है? जब ये बलागुण जो कार्य करता है, ये बलागुण जो कार्य करता है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई थी पी साइन थीटा, वो हमारे पास आई थी पी साइन थीटा। बलागुण टाउ की वैल्यू आई थी हमारे पास पी साइन थीटा, और जब हमने सदिश रूप में इसे को लिखा था तो ये आया था पी सदिश क्रॉस ई सदिश। ठीक है तो ये बातें तो पहले चैप्टर की थी, हमें केवल टाउ की वैल्यूज की यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, उसको समझते हैं आगे क्या करेंगे। ठीक है अब समझो, यदि मैं इस द्विध्रुव को कुछ इस तरह से घुमाना चाहूं तो मेरे को इस बलागुण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरह से घुमाऊं तो ये बलागुण तो इसको वापस ऐसे लेके आना चाहता है और मैं इसको ले जाना चाहता हूं ऐसे, तो मेरे को इस बलागुण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और समान बल हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है समान बल हमें लगाना पड़ेगा। तो यदि मैं इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाऊं, कितने पर? डी थीटा पर। यदि मैं इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाऊं और डी थीटा कोण पर घुमाने के लिए मैंने कार्य किया डी डब्ल्यू, मैंने कार्य कितना किया? डी डब्ल्यू। डी थीटा कोण से घुमाने के लिए मैंने कार्य कितना किया? डी डब्ल्यू। तो किया गया कार्य बराबर होता है बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन, बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन। क्या होता है बच्चों? बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन। तो कार्य कितना किया हमने? डी डब्ल्यू, बलागुण कितना है? टाउ, गुणा कोणीय विस्थापन कितना होगा बच्चों? डी थीटा। ठीक है टाउ की वैल्यू मैं समीकरण 1 से रख देता हूं समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर
रख दो बच्चों। डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी, टाउ की वैल्यू कितनी है, पीई साइन थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू आया हमारे पास। अब डी डब्ल्यू मतलब एक छोटे से कोण पर घुमाया तुमने। मान लो मैं 0 डिग्री से, मान लो 0 डिग्री से इसे घुमा रहा हूं, कहां तक, एक थीटा कोण पर। मान लो मैं थीटा कोण तक लेके जा रहा हूं इसको, कहां तक लेके जा रहा हूं, थीटा कोण तक। ये है थीटा कोण। ठीक है, तो थीटा कोण तक लेके जाने में किया गया कार्य W है। कितना है, W है। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन करता हूं, समाकलन करने पर कीजिए बच्चों, समाकलन करेंगे dw समाकलन PE sin थीटा d थीटा। यहां तक की बात को ध्यान से समझें। एक बार बताओ, समाकलन किया गया कार्य 0, यानी नहीं घुमाऊंगा तो कम से कम कितना 0, और अधिक से अधिक कितना W, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से W। यहां कितना संरेखित कितने कोण पे था, 0 डिग्री पर, घुमाए कितने पर, थीटा पर, तो 0 से थीटा। एक बार इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक बार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कीजिए भी। आ रहा होगा कुछ, बताओ। समाकलन किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, W बराबर P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। साइन थीटा का समाकलन होगा माइनस का कोस थीटा, कहां से, 0 से थीटा। बच्चों मैं यदि कहूं कि मेरे को माइनस को हटाना है, तो ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, और ये हो जाएगा कोस थीटा, थीटा नीचे और 0 ऊपर। यहां तक की बात यदि क्लियर हो तो मैं कुछ आगे समझाना चाहूंगा। दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो मैं कुछ आगे समझाना चाहूंगा, यदि यहां तक की बात क्लियर हो तो आइए इस तरफ आपका स्वागत है। चलो W बराबर मैं बात करूं PE, बताओ पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो हम रखेंगे कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा। बच्चों कोस 0 का मान होता है 1, तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू W बराबर आ गया P1 माइनस कोस थीटा। W बराबर आ गया PE 1 माइनस कोस थीटा। एक बार ध्यान से देखें यहाँ तक की बात को, यही है हमारे विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, हो गया, दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम लिखेंगे जब किसी द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, तो उस पर लगने वाले बलागुण के कारण वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। उस संरेखित या साम्यावस्था की स्थिति से उसे डी थीटा कोण पर घुमाने के लिए किया गया कार्य यदि dw हो, तो कार्य बराबर बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन, तो dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, टाउ की वैल्यू हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में, क्या होती है, PE sin थीटा, वो हमने रखा है यहाँ पे PE sin थीटा d थीटा। ये तो अल्प विस्थापन के लिए था। यदि तुम्हें थीटा कोण तक लेके जाना हो तो थीटा कोण के लिए हम इसका समाकलन करेंगे, कुल कार्य आ जाएगा W। P sin थीटा का समाकलन होगा माइनस का कोस थीटा, लिमिट आएगी 0 से थीटा। 0 से थीटा आने के बाद में यदि हम आगे बढ़े तो माइनस के कारण लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ऊपर चला जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा थीटा। यदि ना भी चेंज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस के अनुसार रखोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा, लास्ट सुंदर सा रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया P cos थीटा 0 से थीटा। अब इस लिमिट्स को हम रखते हैं तो W बराबर आ गया P1 माइनस कोस थीटा, P1 माइनस कोस थीटा। यहां तक की बात को समझे, कोई प्रॉब्लम है क्या, है तो बताइए। ठीक है, अब देखो आगे मैं बात करूं, आगे मैं इसी कंडीशन के लिए बात करूं। बच्चों ये रिजल्ट मैंने छोड़ दिया। यदि मैं कहता कि मेरे को इस द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है, और इसको घुमाने में किया गया कार्य बताओ। तो ये हमारा एक स्थिति बन गई, केस फर्स्ट है
कि θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य बताइए। तो यदि हमें θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य बताना है तो ये तो हो गया छोटा कोण और ये हो गया बड़ा कोण। जरा लिमिट्स में देखो, छोटी वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, दैट्स ऑल। PE cos θ1 माइनस cos θ2। यहां तक की बात यदि समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। यदि हमारे पास हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की बात करें और वो कहे कि साम्यावस्था से 90 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, वो निकालना हो तो बच्चों हम रखेंगे W बराबर PE। अब बस कुछ नहीं करना, साम्यावस्था में θ1 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। कोस 0 का मान 1, कोस 90 का मान 0, तो हमारे पास आएगा PE। ठीक है। यदि मैं कहूं केस थर्ड, कैसे कितने बना लो भी बच्चों, कितने भी बना लो आप इसके केस। यदि मैं कहूं थर्ड केस कि साम्यावस्था से 180 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, तो बच्चों हम वापस से वैल्यू रख देंगे W बराबर साम्यावस्था पे कितनी 0, P cos 0 माइनस cos 180। अब ये तुम सब जानते हो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो P 1 माइनस -1 बराबर 2PE। तो ये कुछ केस दे रखे हैं बुक्स में, लेकिन ये सिंपल सी बात है। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो यहाँ से किसी भी स्थिति से किसी भी स्थिति तक घुमा सकते हो, किसी भी स्थिति से किसी भी स्थिति तक आप इसे घुमा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक बार इसे ध्यान से समझें, उसके बाद हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक। हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सबसे लास्ट टॉपिक, लास्ट एंड फाइनल। टॉपिक है हमारे पास विद्युत क्षेत्र में, टॉपिक है हमारे पास विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक हमारे पास विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझें। विद्युत क्षेत्र में कोई भी विद्युत क्षेत्र हमारे पास पहले से मौजूद है और इस विद्युत क्षेत्र को मैंने नाम दिया E, मैंने नाम दिया E। इसमें हमें एक द्विध्रुव लेके आना है और उस द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य ही उसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इस द्विध्रुव को लेकर के आना है और इस द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य ही इसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। समझो बच्चों, बिल्कुल आसानी से समझना, बिल्कुल साधारण सा टॉपिक है, लेकिन बहुत से बच्चों की समझ में नहीं आता क्या करना है। देखो विद्युत क्षेत्र मैंने बनाया, इसमें एक द्विध्रुव लेकर के आएंगे और कार्य करेंगे तभी ही तो स्थितिज ऊर्जा आएगी। अरे तभी ही तो स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो समझो एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है हमारे पास, और इस द्विध्रुव के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें दो आवेश होते हैं, एक तो माइनस का Q और एक प्लस का Q। ठीक है, बीच की दूरी होती है इसकी कितनी 2a, बीच की दूरी होती है कितनी 2a।
माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश होते हैं, बीच की दूरी होती है 2a। अच्छा थोड़ा सा कट रहा है, कोई नहीं, नीचे बना दो, थोड़ा सा कट गया वहां पे, नीचे बना दो। एक द्विध्रुव है माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, इसके बीच की दूरी होती है दोनों आवेशों के 2a। इसको मैं मानता हूं कहां पे है, अनंत पर। कहां पर है, अनंत पर। तो अनंत पर किया गया कार्य तो शून्य होता है। अब देखो बच्चों, मैं इस द्विध्रुव के, ये ए बिंदु था, ये बी बिंदु था, इस ए बिंदु को यहां लेके आऊं, बी बिंदु को यहां लेके आऊं, समझना ध्यान से। तो अनंत से इसे मैं लेके आया ए बिंदु पर, तो कौन से आवेश को लेके आ रहे हैं, माइनस क्यू आवेश को। कौन से आवेश को, माइनस क्यू आवेश को। और ये कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरी बात को। यदि मैं कहूं कि यहां पर पहले से प्लस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र है और तुम माइनस क्यू आवेश को लेके आना चाहते हो, तो जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है उसके बाहर क्या तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है उसके बाहर क्या तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। तो तुम्हारा एक ही जवाब आ रहा होगा, नहीं, क्योंकि कोई बल का अनुभव ही नहीं होगा, तो बाहर तो कार्य शून्य। ठीक है, जैसे ही तुम अंदर लेके आओगे विद्युत क्षेत्र में आ गया माइनस क्यू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा सर, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस पर किया गया कार्य कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। बात समझ में आ गई, अरे आ गई या नहीं आ गई, हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, अपने आप इसे खींच रहा है। ठीक है, अब समझो, इस माइनस क्यू तो इस आवेश के बारे में बात हुई। अब मैं कहूं कि मैं लेके आ रहा हूं प्लस क्यू को, क्या यहां से यहां तक कोई कार्य करना पड़ा, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ा। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। आगे वही बात, जैसे इसमें ये आया, इसके क्षेत्र में आया, इसके इलाके में आया प्लस क्यू, ये प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, दोनों की प्रकृति समान, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को धक्का लगाते हैं या खींचते हैं। तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा सर, धक्का लगाते हैं। जब धक्का लगाएंगे तो तुम्हें उसे जबरदस्ती आगे लेके जाना पड़ेगा, और जब तुम्हें जबरदस्ती उसे आगे लेके जाना पड़ेगा तो तुम कार्य करोगे या विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हो, तुम कार्य कर रहे हो, तो तुम उस पर कार्य कर रहे हो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, हाँ या ना। तो किया गया कार्य कैसा हो गया, धनात्मक, हाँ या ना। तो माइनस क्यू आवेश के कारण लाने पर किया गया कार्य ऋणात्मक, और प्लस क्यू आवेश के कारण लाने पर किया गया कार्य धनात्मक। अब नेक्स्ट बात, क्या दोनों का परिमाण समान है, बिल्कुल। यदि दोनों की दूरी भी समान होती तो ये कार्य और ये कार्य दोनों समान होंगे या नहीं होंगे, तुम कहोगे बिल्कुल सर समान होंगे, होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा है ऋणात्मक और एक ऐसा है धनात्मक, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन कब, जब दोनों समान दूरी चल करके आए हों, जब दोनों समान दूरी चल करके आए हों। लेकिन बच्चों, जब तुम इस आवेश को यहां लेकर के आओगे तो माइनस क्यू तो यहां पे आएगा, प्लस क्यू यहां पे आएगा, बीच की दूरी कितनी होती है इनकी, 2a। जरा देख करके बताओ, क्या दोनों समान दूरी चल करके आए हैं, क्या दोनों समान दूरी चल करके आए हैं। बताइए, क्या दोनों समान दूरी चल करके आए हैं, नहीं चल के आए ना। तो कौन सा ज्यादा दूरी चला, सर ये माइनस क्यू है ना, इस विद्युत क्षेत्र में यहां से यहां लेके आ रहे थे, विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू की बजाय कितनी ज्यादा आगे चला गया, 2a। कितना ज्यादा आगे चला गया, 2a। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के बजाय विद्युत क्षेत्र में कितने अधिक दूरी तक चलता है, तो आपका आंसर आएगा 2a दूरी तक अधिक तक चलता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं किया गया कार्य, तो माइनस क्यू आवेश पर किया गया कार्य हमें निकालना है। तो W बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल इनटू ये कितना विस्थापित हुआ उसका विस्थापन। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो माइनस क्यू आवेश पर यदि मैं बल निकालता हूं, विद्युत क्षेत्र कितना है E, तो हम जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन Q,
और क्यू नहीं है, क्या है माइनस क्यू, तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का क्यू ई, और विस्थापन कितना है 2a, विस्थापन कितना है बच्चों 2a है। तो मैं रखता हूं W बराबर माइनस का क्यू ई इंटू 2a, माइनस का क्यू ई इंटू 2a, ठीक है समझ गए क्या। Q इंटू 2a, Q इंटू 2a को हम क्या लिखते हैं P, तो ये हो गया माइनस का P। देखो कार्य ऋणात्मक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश अधिक दूरी तय कर रहा है, माइनस क्यू आवेश अधिक दूरी तय कर रहा है। गलती से यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती तो प्लस क्यू इधर आता तो कौन अधिक दूरी तय करता, प्लस क्यू आवेश अधिक दूरी करता। तो इस कंडीशन में हमारे पास किया गया कार्य धनात्मक होता, किया गया कार्य धनात्मक होता, ठीक है समझ गए क्या। अब ये तो कंडीशन आई, किया गया कार्य W, कब, इसे यहां से यहां तक लाने में, ठीक है तो ये तो लाने में किया गया कार्य है, इसलिए मैंने दर्शाया इसे W1 से, ठीक है। तो मैं कहूं द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य, यहां लिख दूं द्विध्रुव को ई में लाने में किया गया कार्य, ठीक है। और ये इसकी स्थिति ऊर्जा की बात में करेंगे, यहां तक आ गया, ठीक है। अब तुम कहो कि मैं इसे ले तो आया और मैं इसे एक विशेष स्थिति पर स्थापित करना चाहता हूं, और वो विशेष स्थिति है कि मैं इसे थीटा कोण पर स्थापित करना चाहता हूं। कितने कोण पर, थीटा कोण पर स्थापित करना चाहता हूं। तो बताओ थीटा कोण पर स्थापित करने में किया गया कार्य हमने पिछले टॉपिक में सीखा है। तो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा बच्चों, W2 बराबर बताया था PE 1 माइनस कोस थीटा, PE 1 माइनस कोस थीटा। तो इसे मैंने समीकरण 1 दिया और इसे मैंने समीकरण दिया 2, इसे मैंने समीकरण 1 दिया, इसे मैंने समीकरण दिया 2। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये तो लाने में किया गया, ये द्विध्रुव को यहां तक लेके आए, लाने में किया गया कार्य, ये इसे घुमाने में किया गया कार्य। तो कुल कार्य W कितना हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2, W बराबर W1 प्लस W2, ये आ गया माइनस का P प्लस PE 1 माइनस कोस थीटा। हो गया, सोल्व करो इसे, ये आ जाएगा माइनस PE प्लस PE माइनस PE कोस थीटा W। तो P से क्या हो गया बच्चों, P कैंसिल हो गया, हमारे पास आया माइनस का PE कोस थीटा। और हमें पता है W कार्य एक अदिश राशि है, अदिश गुणनफल आ रहा है, तो ये आ जाएगा, इसे मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो W बराबर आ जाएगा माइनस का P सदिश डॉट E सदिश। और ये किया गया कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा U को प्रदर्शित करता है, ये किया गया कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा U को प्रदर्शित करता है, इसलिए मैं दर्शा दूंगा U बराबर माइनस का P सदिश डॉट E सदिश, U बराबर माइनस का P सदिश डॉट E सदिश, U बराबर माइनस का P सदिश डॉट E सदिश। एक बार भावनात्मक रूप से दोबारा से समझे इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को दोबारा समझे। एक द्विध्रुव था अनंत पर, उसे हमें पहले विद्युत क्षेत्र में लाना था, अब लाएंगे तो जो कार्य करेंगे वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा को दर्शाएगा। जरूर नहीं है किसी एक विशेष कंडीशन पे भी तो ला सकते हैं, इसमें कहा थोड़ी है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, ऐसा बोलता साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, तो हम यहाँ तक ही रुक जाते। ठीक है समझ रहे हो ना। तो हमें एक निश्चित कोण पर, जरूर नहीं है वो इस पोजीशन में हो, इस पोजीशन में हो, उल्टा ला के रखे, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा वो इसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी।
तो पहले तो मैंने आपको समझाया कि माइनस क्यू आवेश लेके आए हम, प्लस क्यू आवेश लेके आए। जब लेकर के आएंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण से किया गया कार्य ऋणात्मक, प्लस क्यू आवेश के कारण से किया गया कार्य धनात्मक। माइनस क्यू के कारण से ऋणात्मक कार्य है, लेकिन माइनस क्यू तो क्यू के बजाय ज्यादा विस्थापित हो रहा है। कितना ज्यादा? 2a ज्यादा। अरे विद्युत क्षेत्र यहां तक था तो ये तो इतना चला प्लस क्यू, और माइनस क्यू इतना चला, ठीक है। तो कितना दिख गया है? 2a। तो माइनस का ही तो कार्य आएगा, तो W1 आ गया माइनस क्यू आवेश पर बल, क्योंकि वो ज्यादा जा रहा है। बल गुणा विस्थापन होता है ना, बल किस पर? माइनस क्यू आवेश पर बल गुणा विस्थापन। बल हम निकालते हैं इससे, माइनस का क्यू, विस्थापन कितना है? 2a। हम जब इसे लिखेंगे माइनस का क्यू इंटू 2a, तो q इंटू 2a हो जाएगा p, तो W1 आएगा माइनस का p। आगे हम पढ़ते हैं W बराबर माइनस का p, सॉरी ये तो आगे की बात आ गई ना। इसके बाद यदि हम बात करें, तो मैंने कहा कि द्विध्रुव को थीटा कोण से हम घुमा दें, द्विध्रुव को थीटा कोण से हम घुमा दें, तो घुमाने में भी कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य भी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित होगा। तो घुमाने में किया गया कार्य हम जानते थे, W बराबर होता है P1 माइनस कोस थीटा, P1 माइनस कोस थीटा। इसीलिए कुल ऊर्जा हो जाएगी, कुल किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2। तो यहाँ से हमने देखा माइनस का P प्लस P1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस का P कोस थीटा, और U की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का P सदिश डॉट E सदिश, क्योंकि एक अदिश राशि है इसलिए इसका अदिश गुण आएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बस छोटी सी दो बातें। पहली बात वही केस वाली बातें ही है बच्चों, यहाँ पे विभिन्न स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास W या U आया माइनस का PE कोस थीटा, हमारे पास U आया माइनस का PE कोस थीटा, ठीक है। यदि मैं एक स्थिति आपसे कहूं, ये कहूं कि साम्यावस्था की स्थिति में लाने पर, तो केस फर्स्ट, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री, तो U देखो अपने आप आ जाएगा माइनस का P कोस 0 डिग्री, यानी कि माइनस का P वो आ जाएगा जो पहले वाला था, घुमाने में किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, आ जाएगा। यहां से भी आ सकता है। केस सेकंड, द्विध्रुव को 90 डिग्री पर स्थापित करें, समकोण पर स्थापित करें, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो U बराबर माइनस का PE कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0, तो कितना हो जाएगा U की वैल्यू 0, U की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट है हमारे पास केस थर्ड, जब उसे 180 डिग्री के कोण पे घुमाएं, द्विध्रुव को लाकर के 180 डिग्री के साम्यावस्था से 180 डिग्री के कोण पर घुमाने में कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो U बराबर हो गया माइनस का PE कोस 180, और इसका मान होता है माइनस का 1, ये हो जाएगा PE, U इक्वल्स टू PE। यहाँ तक की बात आप समझे ध्यान से। यही था हमारा थर्ड चैप्टर, और ये चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। बच्चों इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करके देखें सभी, और इस चैप्टर को एक बार पूरे को रिवाइज करें, बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट हम धारिता वाला चैप्टर पढ़ेंगे फोर्थ, जो आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। पढ़ते रहें इसी प्रकार, और शेयर ठोकते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें भी, ज़्यादातर जो भी आपके आसपास में। ये मैटर नहीं करता वो किस स्कूल का है, ये मैटर नहीं करता वो किस स्कूल का है, मैटर ये करता है कि वो बच्चा 12th का होना चाहिए, उसे कुछ समझ में आए। हमारे पास आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल मैटर देना है कि उसकी समझ में आ जाए तो बढ़िया है। इस लॉकडाउन की स्थिति में उसे कुछ सीखने को मिले, ठीक है। मैं इतना ही कह करके आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।